इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो सकती है। 50, 55, 60 साल तक ये सत्ता भोगते रहे और उन लोगों की मांग पर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष जी सर, अभी तो मैं जगह अभी तो सर अधीर रंजन को बताना पड़ेगा नेहरू का नाम क्यों नहीं लिया जाता। यही कानून जिसका आज विलाप करते फिर रहे हैं, ये मेरे पास माननीय शरद पवार जी की चिट्ठी है, वो कृषि मंत्री हुआ करते थे सर। अब सर मैं आना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं वो किसान बैठे हैं सर हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर सर, ये सिंगू बॉर्डर पर कुंडली, सिरसा, जटीकला, गनौली, जनौली, रसोई, नांगल, सिंधु, सिगोला, टीकी, नरेला, इन गांवों के लोग तो नहीं बैठे सर वहां पर। लेकिन माने अध्यक्ष जी कुछ लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक गई, कुछ लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, वो किसानों के नाम से विलाप करते फिर रहे हैं, किसानों के नाम से विलाप कर रहे हैं, किसानों के नाम से उन ऐसे लोगों को जो आंदोलन के नाम से अपनी आजीविका रोजी रोटी चलाते हैं, उनको समर्थन करने के लिए पीछे लगे हुए हैं माननीय अध्यक्ष जी। इन्हीं किसानों के लिए 55 साल तक लगातार ये लोग चिल्लाते रहे, किसान हमारी मांगे मानी जानी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी अध्यक्ष जी, 2004 फरवरी में स्वामीनाथन आयोग का कमीशन का गठन किया गया। उस कमीशन के गठन को करने के बाद कमीशन ने सारे जितने भी कृषि विशेषज्ञ थे, कृषि अनुसंधान थे, कृषियों के संगठन थे, सबसे उन्होंने पूछताछ करके तहकीकात लेने के बाद कि किसानों की आमदनी किस प्रकार से 1.5 से 2 गुना हो जाए, उन्होंने प्रयास करके रिपोर्ट तैयार की अध्यक्ष जी। उस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद 2007 में जब इन लोगों की सरकार थी, तो आज किसानों के नाम से विलाप करते फिर रहे हैं। इनसे पूछिए वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ। 2009 में मीटिंग रखी इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी के साथ, 2010 में मीटिंग रखी इन्होंने स्वामीनाथन आयोग के साथ, 2012 में मीटिंग रखी स्वामीनाथन आयोग कमीशन के साथ, 2013 में मीटिंग रखी इन्होंने, 2014 फरवरी में मीटिंग रखी। अरे 5 बार मीटिंग करने के बाद क्या हुआ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का, क्या हुआ उन सिफारिशों का, पूछना चाहता हूं आप कांग्रेस के लोग अगर इतने हितैषी गरीब किसानों के थे जो विलाप किसानों के नाम से कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी जब बीजेपी की नेतृत्व में माने मोदी जी की सरकार बनी है, मोदी जी की सरकार बनने के बाद वही स्वामीनाथन आयोग की जो 201 सिफारिशें स्वामीनाथन आयोग ने सभी कृषि अनुसंधानों से, सभी कृषि विशेषज्ञों से, सभी किसान संगठनों से लेने के बाद उस कमेटी के अंदर ये जहां पर एक बिल का प्रारूप तैयार किया गया और बिल के प्रारूप को तैयार करने के बाद स्वामीनाथन आयोग की 200 सिफारिशों को एक्सेप्ट करते हुए यह बिल बनाकर कानून के रूप में पार्लियामेंट में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए, यह करने का काम किया था वो स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट के लिए। पिछली बार मैं मेंबर था, मैं एमएलए दिल्ली में हुआ करता था, एक ही बात होती थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू हो जाए तो किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए। आप तो कर नहीं पाए स्वामीनाथन की सिफारिशों को, आप तो बिल लेकर आप नहीं पाए, मोदी साहब ले आए तो अब इनके पास कुछ बचा हुआ नहीं है, इसलिए किसानों के नाम का विलाप करते हुए लोग घूम रहे। मैं पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2014 से लेकर और 2019 के बीच में जो सरकार थी कि 2021 तक हम किसानों की आय 1.5 गुना करेंगे। ये केवल कहा नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया अध्यक्ष जी, किसानों की आय 1.5 गुना करके दिखाई। मैं विस्तार से, इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो सकती है, 50, 55, 60 साल तक ये सत्ता भोगते रहे और उन लोगों की मांग पर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया अध्यक्ष जी। उनकी मांग पर ध्यान दिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। 2014 से लेकर 2007 से 14 तक जब सरकार रही, इनके डीएनए के मुताबिक जो केवल वायदा करते थे उसको केवल चुनाव के दौरान बोलते थे, कभी पूरा नहीं करते थे। सबसे पहले लेकर लाया गया फसल बीमा योजना, 2%, 1.5% की प्रीमियम के ऊपर फसल बीमा करने के बाद किसान को निश्चिंत कर दिया गया कि किसान की फसल बाढ़ आ जाए, ओले पड़ जाएं, सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, अगर किसान 1.5% के आधार पर अपनी फसल का बीमा कराएगा तो निश्चित हो जाएगा। और 17,000 करोड़ के बदले में 90,000 करोड़ का प्रीमियम देश के लोगों ने किसान फसल बीमा योजना से प्राप्त किया इस मोदी साहब की सरकार में सर। इसलिए किसानों को 17,000 के बदले में 90,000 करोड़ रुपया प्रीमियम दिया गया। सर नीम कोटेड यूरिया, सर मैं इसलिए दोहराना चाहता हूं, सब बोर हो रहे होंगे, हर आदमी इस बात को दोहराता है, लेकिन जब कुछ लोग मंदबुद्धि हो, किसी की समझ में ना आए, तो ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बार बार बताना पड़ता है सर। इसलिए लोगों को अचंभा लग रहा होगा कि सब चीजों को बार बार क्यों दोहराया जा रहा है। सॉइल हेल्थ कार्ड, 83,000 करोड़ की खाद्य सब्सिडी, जिससे किसानों का, जिससे उत्पादन देश के अंदर बढ़ा। सन धान का उत्पादन 2013-14 में 2494 लाख मीट्रिक टन था सर, और 2019 और 20 में वो बढ़कर
3088 लाख मीट्रिक टन हो गया सर 6 साल के अंदर, जो उसकी चौथाई गुना बढ़ाई हुई है। गेहूं 1395 लाख मीट्रिक टन था सर, 1518 लाख मीट्रिक टन सर हमारे 2019 के इस टेन्योवर के अंदर बढ़कर उसकी पैदावार हुई। तिलहन की पैदावार सुनिए सर 5.87 लाख मीट्रिक टन और बढ़कर सर 14 के बाद 19 में 48.38 लाख। सर ये दोबारा सुनने वाली बात है सर इनके लिए। 5.87 लाख से 48.38 लाख मीट्रिक टन तिलहन की पैदावार देश में हुई, इसी नीम कोटेड से, इसी सोयल हेल्थ कार्ड से, इसी लोगों की बेफिक्री से, किसानों की जो किसानों का बीमा योजना चलाई थी। इसी प्रकार से दलहन 1.45 लाख मीट्रिक टन पैदा होता था सर, 1.45 केवल, और अब माने मोदी जी के नेतृत्व में 19 तक 73.2 लाख मीट्रिक टन अन्न का उत्पादन हुआ सर। तो उनकी आमदनी, उनकी जोत बढ़ी सर। 2013 से 14 के लेकर 19 से 20 में 2357 लाख हेक्टेयर भूमि पर जोत बढ़ी सर, 2357 लाख। रबी की बुआई 2541 लाख हेक्टेयर से अधिक हुई सर, और मात्र 6 वर्षों में 31.6 मिलियन टन अनाज का उत्पादन देश के अंदर बढ़ा सर। जहां तक एमएसपी का रोना रोते हैं सर, इनसे किसने मना किया एमएसपी? सर अभी तो बहुत पीछे सर, आई एम सॉरी सर, मैं पार्टी से निवेदन करना चाहूंगा सर। सर अभी तो मैं जगह, अभी तो सर अधीर रंजन को बताना पड़ेगा नेहरू का नाम क्यों नहीं लिया जाता। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगणों की एक लंबी सूची है। मैं भी चाहता हूं कि देर रात तक सदन चले, लेकिन मेरी ये भी अपेक्षा है कि जो माननीय सदस्य अपना वक्तव्य या भाषण देता है और वह सदन से बाहर चला जाता है, ये उचित बात नहीं है। स्पीकर है, थोड़ा बोलने दो। माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि भविष्य में ध्यान रखूंगा, जो माननीय सदस्य भाषण देकर चला जाता है उसको अब अवसर नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। सब सहमत हैं? हाँ, हम 12 बजे तक बैठने वाले हैं सर। हाँ सर, एमएसपी में वृद्धि मैं जानकारी में देना चाहता हूं सर। 2013-14 तक गेहूं की एमएसपी 1400 रुपए थी, गेहूं की 1400 रुपए क्विंटल सर। 2020-21 में बढ़ाकर 1975 प्रति क्विंटल की गई सर, 500 रुपए बढ़ाने का काम किया। धान की सर 1310 थी, जो बढ़कर 1868 रुपए की गई सर, 43% की बढ़ोतरी। मसूर की 2950 थी सर, 73% थी, और जो बढ़कर 5100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की गई सर, 2950 से 5100 सर, जस्ट डबल सर। इसी प्रकार से उड़द की एमएसपी 4300 रुपए थी, बढ़कर 6000 हुई सर, जस्ट डबल सर। इसी प्रकार से मूंग 4500 की एमएसपी हुआ करती थी सर, और बढ़कर 60% 7196% हुई सर। अरहर की एमएसपी 4300 रुपए थी सर, वो बढ़कर 6000 रुपए हुई सर। सरसों की एमएसपी 3000 थी सर, बढ़कर 4650 सरसों की एमएसपी की गई सर। इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि का सर मैं जिक्र नहीं करूंगा 6000 का। आप जब कुसुम, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जो ऊर्जावान किसान अगर अन्नदाता के साथ में ऊर्जावान भी बने, इसके लिए 20 लाख सोलर पंप देने का लक्ष्य इस सरकार ने रखा है, और जिसमें केवल किसान को 10% पैसा देना है सर। 60% सरकार द्वारा सब्सिडी है सर, 30% सरकार का योगदान है, और मात्र 10% का निवेश केवल किसान का होना है सर। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इसको छोड़कर सर, मैं इसको छोड़ देता हूं। अब किसानों के मामले को इनकी बुद्धि में इतना आ गया होगा, लेकिन आगे मैं आपकी जानकारी में डालना चाहता हूं सर कि, लेकिन सर कुछ चीज और बतानी पड़ेंगी। जो खरीद हुई किसानों की, जो कह रहे मार्केट में बिकेगा नहीं सर, पिछली सरकार ने तिलहन की खरीद 3.75 लाख मीट्रिक टन की थी सर। इस सरकार ने, मोदी सरकार ने सर 56 लाख मीट्रिक टन तिलहन की खरीद की सर, 56 लाख। इनको बता देना चाहते हैं कि एमएसपी के आधार पर कितनी तिलहन की खरीदारी हुई है सर हमारी सरकार द्वारा। कहां 4 लाख, कहां 56 लाख। इसी प्रकार से पिछली सरकार ने 3,74,000 रुपए के धान व गेहूं खरीदे थे, और हमारी सरकार ने 8 लाख करोड़ के धान व गेहूं का परचेज किया है। नहीं सर, अभी तो बहुत कुछ है सर। स्वामी सर मैं कंक्लूड करें, समाप्त सर, मैं छोड़ देता हूं सर, मैं छोड़ देता हूं सर। मैं इसी कानून पे आता हूं सर। यही कानून जिसका आज ये विलाप करते फिर रहे हैं, ये मेरे पास माननीय शरद पवार जी की चिट्ठी है। वो कृषि मंत्री हुआ करते थे सर। कृषि मंत्री होने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, दिल्ली के हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा साहब को चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी में जरूर पढ़ना चाहूंगा सर। द एग्रीकल्चर सेक्टर नीड वेल फंक्शनिंग मार्केट टू ड्राइव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन रूरल एरिया ऑफ द कंट्री. This requires huge investment in marketing infrastructure, including cold chain, and for this private sector participation is essential, for which an appropriate
तो इसलिए सर, अब सर मेरे को कह रहे हैं तेरे को टाइम ज्यादा देंगे नहीं, लेकिन मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। ये हुड्डा साहब की चिट्ठी है सर, ये मैं सर टेबल करना चाहूंगा इनको सबको सर बाद में। इसी प्रकार से सिब्बल साहब की स्टेटमेंट है सर, इसी प्रकार से सर इनका ये मैनिफेस्टो है सर कांग्रेस का, जिसमें विलाप कर रहे थे। इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर एक विशेष प्राणी रहता है सर, उसका मैनिफेस्टो पंजाब के चुनाव में ये विशेष प्राणी का सर, इसके मैनिफेस्टो में ये खुद कहता है सर कि हम ये मार्केटिंग ओपन करेंगे सर। अब मैं आना चाहता हूं सर, माने अधीर रंजन चौधरी जी पर, ये बड़े परेशान थे, कल बार बार कह रहे थे कि किसान बैठे हैं सर, वहां पर वो बैठे हैं जो देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, वो किसान नहीं है सर। मैं पूछना चाहता हूं सर, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष कौन है सर? ये सीपीएम के नेता हैं सर। ऑल इंडिया किसान सभा के मुखिया कौन है? ये सीपीआई के नेता हैं सर। ये पंजाब किसान यूनियन के प्रमुख कौन है? सीपीआई से संबंध रखते हैं सर। ग्रीन पीस इंडिया के निदेशक की साथी रही सर, जो कहा आंदोलन जीवी, ये कौन है सर जिस पे बैन रखा है भारत सरकार ने? सर मैं ये भी मैं टेबल रखूंगा सर, ये 15 लोग जो बैठे हैं। अब सर मैं आना चाहता हूं, ये कह रहे हैं वो किसान बैठे हैं सर हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर सर, ये सिंगू बॉर्डर पर कुंडली, सिरसा, जटीकला, गनौली, जनौली, रसोई, नांगल, सिंधु, सिगोला, टीकरी, नरेला, इन गांवों के लोग तो नहीं बैठे सर वहां पर। ये हरियाणा के गांव है, ये वहां पर लाकर 3-3 मुख्यमंत्री ने पेड़ लोग लाकर बैठा दिए। और इसी प्रकार से ये गाजीपुर पे बैठा हुआ सर किसान, इसकी अपनी स्टेटमेंट है हिंदुस्तान अखबार में सर कि मैं इस कानूनों से खुश हूं सर। उनको पता नहीं क्या मिला है फिर उसके बाद, और वो वहां पर डेरा डाले हुए बैठे हैं सर। हमारी भारत की संस्कृति है सर, माता सीता का हरण रावण ने जब किया था ना सर, वो वेश बदल कर किया था, वरना उसकी हैसियत नहीं थी रावण की। इसी प्रकार के द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वो भी दुर्योधन ने सुकनी से चाल चलवाई थी सर। और अब ये किसानों के साथ सुकनी सामने बैठे हुए हैं, ये चाल चलकर किसानों को मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे सर। मैं सर आपके सामने ये बता देना चाहता हूं, बड़े परेशान थे अधीर बाबू, आप नेहरू साहब का नाम नहीं लेते, आप इंदिरा जी का नाम नहीं लेते, आप तो रोज पटेल का नाम लिया करते थे, 60 साल तक लेते रहे पटेल साहब का नाम। और जिस पटेल साहब को कांग्रेस के 42-43 के अधिवेशन में जब कांग्रेस का अध्यक्ष होते थे अब्दुल साहब, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे सर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ये हुआ कि हम ये देश छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हमारी आर्मी यहां पर राज करेगी, ये तय हुआ था सर। इस बात को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। वीर सावरकर जी ने विरोध किया कि तुम रह के आर्मी अगर रूल करेगी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उस टाइम यह तय हुआ कि कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा सर। देश के अंदर 15 कमेटियां थी कांग्रेस की, 13 कमेटियों से प्रस्ताव गांधी जी ने मंगाया, 13 ने कहा सरदार पटेल कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए, 3 ने कोई कमेंट नहीं दिया था सर। और उसके बाद जबरदस्ती, क्योंकि देश ताजा आजाद हुआ था, गांधी साहब को झुकना पड़ गया कि ये नौटंकी करेगा, कांग्रेस कहेंगे देश नहीं चला सकते, और पटेल साहब को मना कर, और पटेल साहब को मनाया गया, उनसे विड्रॉ कराया गया। ऐसे प्रधानमंत्री बनोगे तो उनके नाम लिए जाएंगे क्या? ये देश पे आप बदतमीजी के कारण, बदमाशी के कारण, ब्लैकमेलिंग के कारण शासन करना चाहोगे? अपने नेता को देखा था, आगे चिपट गया हमारे प्रधानमंत्री जी को, यहाँ पर कुर्सी की बड़ी लुभुकती इन लोगों को जी। इसलिए सर वीर सावरकर जी की अगर मैं बात कहूं सर 1 मिनट सर, चेक कर लेंगे सर। वीर सावरकर जी देश की आजादी में 27 साल की उम्र में भारत कैसे आजाद हो, उन्होंने किताब लिखी। वो किताब जो लिखी गई वो किताब देश में है। 27 साल की उनकी उम्र थी सर, हमेशा आजादी के लिए लड़ते रहे, 10 साल तक सेल्यूलर की जेल में रहे, ये तो देखने भी गए, उनकी नेम पट्टिका भी हटा दी इन लोगों ने जी। उन्हीं वीर सावरकर को जिन्होंने विरोध किया था कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये राज करेंगे, उन्हीं वीर सावरकर को जिनको ये कहते हैं 1942 के वार्धा के कांग्रेस के सम्मेलन में जहां ये मिलिट्री रूल की बात हुई थी सर, यहां पर सर वीर सावरकर जी को 27 साल, जैसे मैंने पहले कहा, सेल्यूलर जेल में रहे क्रांतिकारी को, जिनको इंटरनेशनल अदालत के अंदर डबल आजीवन कारावास की सजा हुई थी कि ये देश के अंदर देश विरोधी और अंग्रेजों के विरोध में एक्टिविटीज करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए वीर सावरकर जी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए। इसलिए सर मैं आपके सामने जो 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी सर मुझे इतने थोड़े समय में निपटा दिया जाएगा। सर दुष्यंत जी की इमरजेंसी में कुछ पंक्तियां थी, दुष्यंत जी की इमरजेंसी में कुछ पंक्तियां थी, उन्होंने लिखी थी इमरजेंसी में, जो ये बात करते तानाशाह तानाशाह तानाशाह। तानाशाह का रूप दिखा दिया जवाहरलाल जी का सर, क्यों अध्यक्ष कैसे बने थे, तानाशाह का रूप देखा सर इमरजेंसी ने, पूरे देश ने। तो दुष्यंत जी ने लिखा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, लेकिन मैं उसको थोड़ा अमेंड करना चाहता हूं सर, हो गई थी पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जो दीवारें हिल रही थी पर्दों की तरह, कोशिश हो कि उनकी नींव मजबूत जमनी चाहिए। हर शहर, हर सड़क, हर गली, हर गांव, हर नगर में, हर सड़क, हर गली, हर नाव, हर शहर में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनकी फितरत है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनकी फितरत है। मोदी जी की कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। सर ये दुष्यंत जी पंक्तियां यहां लागू होती है सर, इसलिए मैं माफी चाहूंगा सर। मुझे कभी कब जरूर टाइम देंगे इनके पोतड़े खोलने के लिए जो देश को गुमराह कर रहे हैं। आपने मुझे कम समय दिया, पर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री एन के प्रेमचंदन जी।